नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे शेयर कंसोलिडेशन के बारे में। ये स्टॉक स्प्लिट का ये उल्टा होता है। यानी स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि शेयर की फेस वैल्यू को तोड़ा जाता है, यानी कि कम किया जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। यानी इसमें शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो बढ़ती है। शेयर कंसोलिडेशन इज द रिवर्स ऑफ स्टॉक स्प्लिट। इन ए शेयर कंसोलिडेशन द कंपनी changes the structure of its share capital by increasing the par value of its shares in a defined ratio and corresponding reducing the number of shares outstanding to maintain the paid up or subscribed capital. A stock consolidation of 5:1 means consolidation of 5 existing shares into one share. Accordingly, face value of shares will go up 5 times of the original face value, and number of outstanding shares will become 1/5 the original number. तो जैसा कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि इसमें क्या होगा कि सपोज दैट मान लीजिए जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसकी रेशियो है 5:1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी का अगर 5 शेयर हैं, ठीक है, तो वो अब बन जाएंगे 1 शेयर। और अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो वो बन जाएंगे 2 शेयर। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो फेस वैल्यू है उस शेयर की वो बढ़ जाएगी। For example, if an investor holds 500 shares of a company with face value of rupees 2 each, a stock consolidation in the ratio of 5:1 will reduce the number of shares held by him to 100, but the face value of each share will go up to rupees 10 from the company's perspective. There is no change in its share capital since. Next topic है हमारा merger and acquisition. Mergers, acquisitions and consolidations are corporate actions which result in a change in the ownership structure of the companies involved. In a merger, the acquirer buys up the shares of the target company and it is absorbed into the acquiring company and ceases to exist. The assets and liabilities of the target company are taken over by the acquirer. In an acquisition or takeover, the acquiring company acquires all or a substantial portion of the stock of the target company. Both entities typically continue to exist after the acquisition. In an consolidation, companies combine together to form a new company and the merged companies cease to exist. ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ों का मतलब बताया गया। सबसे पहले मर्जर, उसके बाद एक्विजिशन, उसके बाद कंसोलिडेशन। तो मर्जर का मतलब क्या है? जब कोई कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मिल जाती है, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि एक कंपनी दूसरे के साथ मिल गई है लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। मतलब एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी का कुछ हद तक उनके पास कुछ शेयर है, ठीक है। एक्विजिशन में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरा उसे बाय कर लेती है, उसे एक्वायर कर लेती है। जैसे एग्जांपल लें, जैसे पतंजलि ने क्या करा है कि वो रुचि सेवा को उसने एक्वायर कर लिया है। अब कंसोलिडेशन में क्या होता है कि दोनों कंपनियां उसमें कंबाइन हो जाती हैं और कंबाइन होकर वो एक नई कंपनी बनाती हैं। देखिए जैसे मर्जर में क्या हो कि मर्जर में दोनों कंपनीज अलग अलग हैं, बस वहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न उसमें थोड़ा चेंज है। एक्विजिशन में क्या है कि पूरी कंपनी। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोटिव्स बिहाइंड M&A activities. M मतलब merger and A मतलब acquisition. Synergy, each company may have distinct efficiency that when combined together may result in greater economic benefits. The combined entity can benefit from economics of scale, of forward and backward integration and expansion. जब भी किसी कंपनी का मर्जर होता है या फिर एक्विजिशन होता है तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि इकोनॉमी को भी काफ़ी बेनिफिट होता है और जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो थोड़े बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर मान लीजिए एक कंपनी अगर बंद हो गई है तो उसकी वजह से आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर उसकी जगह पे ये होता है कि अगर कंपनी बंद ना हो, अगर वो चल रही है, उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और मार्केट में और अच्छे से आ रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, ठीक है, बिजनेस और ग्रो कर सकता है और इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता है, तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा।
सेकेंड है इंक्रीज्ड रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर्स. If two competitors go through M&A, it would result in increased revenue and market share for the acquiring entity. अब मान लीजिए एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया तो क्या होगा कि उसका उस पर्टिकुलर सेक्टर में फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाएगा और साथ ही साथ जो रेवेन्यू वो भी. लेकिन हो सकता है इसका उल्टा भी हो, वो डिपेंड करता है कि मतलब कंपनी कैसा है, मतलब कैसी है और कैसा परफॉर्म कर रही है. लेकिन आमतौर पे आपको ये देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाएगा और जो उसका रेवेन्यू है वो भी. थर्ड है हमारा ज्योग्राफिकल और अदर डाइवर्सिफिकेशन. एक्वायरिंग कंपनी इन डिफरेंट ज्योग्राफी और कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस स्पेस में ऑफर सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द एक्वायर. तो कई बार क्या होता है कि जो कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो उसके पास एक अलग ही एरिया आ जाता है. मतलब कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज एक पर्टिकुलर जोन में अच्छी होती हैं या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है. और कई बार क्या होती है कि बहुत सारी कंपनी के पास मतलब प्रोडक्ट होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वहाँ पर कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है. तो जो एक्वायरर होता है उसके पास ये बेनिफिट आने की बहुत वो चांसेस हैं. Taxation. A profitable company can buy a loss-making company to enjoy tax shield against the losses of the target company. तो अगर मान लीजिए एक प्रॉफिटेबल कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी को अगर बाय करती है तो वहाँ पर जो प्रॉफिटेबल कंपनी है उसको टैक्स में भी बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब वहाँ पर उसको छूट मिल जाएगी. The shareholding pattern of a listed company may change due to a substantial acquisition of shares and voting rights by an acquirer and persons acting in concert with the acquirer. SEBI Regulation 1997 provide relevant triggers and requirements for an acquirer and offer an opportunity to public shareholders to exit from the company in such situations if they choose to do so. तो जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करेगी तो उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर चेंज आएगा, ठीक है. उनके जो उनके वोटिंग राइट्स है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. तो सेबी रेगुलेशंस 1997 ये कहता है कि जब भी कोई कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर करेगी, ठीक है, या फिर उनका जो मर्जर होगा, ठीक है, तो उस टाइम पर जो शेयर होल्डर है उनको ये एक ऑप्शन मिलता है कि वो चाहें तो उस कंपनी से एग्जिट ले सकते हैं अगर वो चूज करना चाहें तो. और साथ ही साथ जो कंपनी है उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करनी पड़ती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोन रिस्ट्रक्चरिंग. लोन और डेट रिस्ट्रक्चरिंग इज ए मैकेनिज्म अवेलेबल टू कंपनीज इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस who are unable to meet their obligations to their lenders to restructure their debt by modifying one or more of the terms of the loans. They may include the amount of loan, rate of interest, and mode of repayment, funds and or equity in the company, and the term of the loan, and so that the repayment obligation is within the period capacity of the borrower. कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो डेट पे नहीं कर पाती हैं, ठीक है. अब वो चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, ठीक है, तो वो क्या करती हैं अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहाँ पे जो उनकी जो टर्म्स वगैरह होती हैं उनको वो चेंज कर देती हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे अमाउंट ऑफ लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोड ऑफ रिपेमेंट, ठीक है. क्योंकि देखो जैसे हमें पता है कि जो डेट है वो दो तरीके होगा, जो शॉर्ट टर्म होगा या फिर वो होगा लॉन्ग टर्म, ठीक है. तो कंपनीज कई बार उसको मॉडिफाई करने की वो कोशिश करती हैं कि इस चीज़ को हम लॉन्ग टर्म डेट बोलेंगे, इस चीज़ को हम शॉर्ट टर्म लोन बोलेंगे. तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग. तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम और आगे पढ़ते हैं. ए रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज इज टू द एडवांटेज ऑफ द बोरोवर एंड द लेंडर. द बोरोवर इज गिवन ए वे टू repay the loan that is visible given the current state of the business and not to be declared a defaulter. The company is now able to focus on building back its business and repairing
the balance sheet, the lender can expect some repayment from a loan that would otherwise have to be written off as a bad debt. The process of debt restructuring involves analyzing the debt position of the company, meeting with the lenders, providing information on the current and future financial position of the company, and coming up with a workable repayment plan. The lenders have to be provided a concrete business plan on how the company plans to generate the revenues required to meet its obligations under the new terms as well as meet the financial needs of the business. तो इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या होगा? देखिए, जब भी कोई कंपनी अपना जो लोन है, ठीक है ना, मतलब लोन का जो स्ट्रक्चर है उसको रिस्ट्रक्चर करती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि कंपनी ने किसी को लोन दे रखा है, ठीक है, अब वो पे नहीं कर पाता तो वो बैड डेट बन जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि अब कंपनी क्या करेगी, अपने जो लोन है वहाँ से जो डेट है, ठीक है, जो बैड डेट बन गया उसको अब वो एज ए बैड डेट उसको वहाँ से वो रिटर्न ऑफ कर देगी, मतलब वहाँ से हटा देगी। तो अब कंपनी का जो डेट है वो दिखाई देगा आपको कम, ठीक है। तो यहाँ पे अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी दोबारा से अपनी जो बिजनेस है, ठीक है ना, उसमें जो असर्स वगैरह हैं उनको थोड़ा उनको और बिल्ड करने की कोशिश करेगी, रिपेयर करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो डेट की जो पोजीशन है वो क्या है, ठीक है, कंपनी ने ये लोन कब लिया है, मोटिव क्या था, और क्या वो इक्विटी से ज़्यादा है फिर कम है, ठीक है। और अब कंपनी का जो आगे का जो प्लान है वो क्या है, वो कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगी, कैसे अपने डेट को आने वाले टाइम में वो और कम करेगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स। A company may deploy excess cash on the balance sheet in various ways. It may use the money to expand business and grow, or reduce its liability by paying back, reducing its borrowings, if any, and or to distribute to the shareholders. If it chooses the third option, management needs to choose between homogeneous distribution of this money among all shareholders through dividend, or it would offer a choice to the shareholders to have money through selling their shares back to the business or in kind, in terms of enhanced value of each share, in terms of earning per share and book value per share. तो कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास कैश काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनके पास उस टाइम पर दो ऑप्शन बचते हैं। नंबर 1, वो चाहे तो अपने बिजनेस को और बढ़ा सकती हैं। नंबर 2, वो अपनी लायबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि कंपनी थर्ड ऑप्शन चूज़ करती है। तो थर्ड ऑप्शन में क्या होता है कि कंपनी अपने जो शेयर्स होते हैं उनको बायबैक करती है, यानी कि उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये ऑप्शन देती है कि वो चाहे तो अपने शेयर्स वो उनको बेच सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि उस शेयर का जो EPS है, यानी कि अर्निंग पर शेयर है, वो क्या है, और बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, वो क्या है। तो उस हिसाब से जो शेयर होल्डर है वो कहता है वो चाहे तो अपने जो शेयर है वो कंपनी को बेच सकता है जब कंपनी बायबैक लेकर आए। मोटिव्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स कुड बी मल्टीपल एज फॉलोज। अब जो बायबैक ऑफ शेयर्स है उसके जो मोटिव है वो बहुत सारे हो सकते हैं, जिनमें से यहाँ पे कुछ दे रखे हैं। टू गिव ए वैल्यू बूस्ट टू द स्टॉक इफ इट इज सीन एज अंडर वैल्यूड। तो कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज होते हैं उनको ये लगता है कि हमारा जो शेयर है वो अंडर वैल्यूड है, ठीक है, तो वो बायबैक लाने की कोशिश करते हैं ताकि ऐसा ना हो। एक्सेस कैश एंड लैक ऑफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। कई बार जैसे कि हमने बात करा कि कंपनी में बस कैश है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन्वेस्टमेंट की वो नहीं होती हैं, तो वो बायबैक लाने की वो कोशिश करते हैं। और बायबैक एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। और कई बार वो बायबैक इसलिए लाती हैं ताकि वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस वो बिल्ड कर सके, यस हमारे पास अब कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एक्विजिशन है। बायबैक एज ए डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अगेंस्ट ए पोटेंशियल टेक ओवर। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज दूसरी कंपनीज के शेयर वो बाय करती रहती हैं ताकि एक टाइम पे वो उनका एक्विजिशन कर सकें, ठीक है। तो कंपनी बायबैक इसलिए भी ला सकते हैं कि कोई उनका एक्विजिशन ना कर ले, तो इससे क्या होगा कि जो शेयर्स हैं वो उनके पास ही रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा बायबैक टू रिड्यूस इक्विटी एंड रिजल्टेंटली इंक्रीज द लिवरेज इन द कंपनी। तो
अब अगर मान लीजिए बायबैक अगर लाया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जो इक्विटी है उसमें कमी आएगी, यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो बहुत सारे शेयर होल्डर के पास है उसके अंदर कमी आएगी, और कंपनी के पास एक लिवरेज होगा। Buyback to diffuse the impact of a dilution in promoters holding on account of say employee stock option plans। तो बायबैक कभी कभार इसलिए भी लाया जाता है ताकि जो डायलूशन होता है, ठीक है, प्रमोटर्स होल्डिंग में, ठीक है ना, वो देखने को ना मिले उतना ज़्यादा। While every management talks about the positive impact of buyback on minority shareholders, it is very difficult to ascertain management intention on buybacks of shares। तो कई बार हमें ये लगता है कि हाँ कि जो कंपनी बायबैक लेकर आ रही है वो अच्छी बात है, लेकिन कई बार हो सकता है ऐसा ना हो, ठीक है। तो हमें जो मैनेजमेंट है उसका जो इंटेंशन है वो जानना ज़रूरी है, कि मैनेजमेंट का जो इंटेंशन है वो सही है या फिर गलत है। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, बायबैक ऑफ शेयर्स कैन बी डन ओनली आउट ऑफ द रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल विद द कंपनी। द शेयर्स बॉट बैक are extinguished by the company within stipulated time frame, and that leads to a reduction in its share capital. To be eligible for a share buyback, a company should not have defaulted on its payment of interest or principal on debentures, fixed deposits, any other borrowings, redemption of preference shares, or payment of dividend declared. The shares can be bought back using the tender method by making an offer to existing shareholders on a proportionate basis, or from the open market through a book building process, or through the stock exchange, or from odd lot holders. The company needs to pass a special resolution specifying the time frame for buyback and maximum price at which the buyback will be made। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो बायबैक है वो कहाँ से लाया जाएगा, मतलब कि अब कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए, तो वो आएगा आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में से। और जब भी बायबैक आएगा तो उसके एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बीच में कंपनी अपना बायबैक ला सकती है, मतलब बायबैक कर सकती है। और बायबैक लाने के लिए कंपनी को एलिजिबल होना ज़रूरी है, मतलब कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो किसी भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में, या फिर मान लीजिए कंपनी ने कुछ उधार ले रखा था, मतलब कुछ लोन ले रखा था, उसका उन्होंने इंटरेस्ट अगर उन्होंने पे नहीं करा, मतलब उसमें डिफॉल्ट कर दिया, या फिर जो लोन अमाउंट था उसके अंदर इन्होंने कर दिया डिफॉल्ट, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई डिबेंचर था, ठीक है, उसके इंटरेस्ट में उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है, तो कुछ भी हो, ठीक है, मतलब लेकिन वो लोन से रिलेटेड होना चाहिए। अगर उसके अंदर डिफॉल्ट कर रखा है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है बायबैक लाने के लिए। अब जो शेयर्स हैं वो वापस खरीदे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मेथड है कौन सा यूज होगा, यूजिंग द टेंडर मेथड बाय मेकिंग एन ऑफर टू एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे जो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वहाँ पे उनको एक ऑफर दिया जाएगा ऑन ए proportionate basis, or from the open market through a book building process, or through the stock exchange, or from odd lot holders। अब बायबैक लाने के लिए कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या है, ये समझ लीजिए एक तरीके का ऑर्डर है, ठीक है, जो कि जो मीटिंग्स होती हैं उनके अंदर पास किया जाता है। तो इसमें एक स्पेशल ऑर्डर पास किया जाता है, ठीक है, उसके बाद ही ये बायबैक लाया जा सकता है। और बायबैक लाने का एक टाइम पीरियड भी होता है, और साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया जाता है कि कंपनी किस प्राइस पे शेयर्स को वो मतलब वापस खरीदेगी। एज बायबैक ऑफ शेयर्स रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, even if there is no change in profit and loss, it would result in increased EPS for post buyback shareholders. These shareholders may also enjoy higher dividend on each of their shares. Assuming the market value of the shares based on earnings remains same pre and post buyback, as it is to be spread over smaller lot now, market value per share goes up। तो बायबैक की वजह से जो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर बस आपको चेंज देखने को मिलेगा, बाकी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, कंपनी की जो ईपीएस है उसमें चेंज पड़ेगा,
क्योंकि अब अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा पर शेयर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स। डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स रेफर्स to the permanent removal of the shares of a company from being listed on a stock exchange. Delisting may be compulsory or voluntary. In a compulsory delisting, the shares are delisted on account of non-compliance to regulations and the clauses of the listing agreement by the company. In a voluntary delisting, the company chooses to get the shares delisted and go private. The motives may range from regulatory reporting complexities and compliance overhead to mergers and acquisitions, and sometimes to have freedom to execute a changed strategy. Any voluntary delisting has to happen as defined in the regulations by SEBI. No minority shareholders can be forced to exit at the time of delisting of shares from the stock exchanges. Post delisting, any such shareholders would continue to be a shareholder in an unlisted business. तो डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स में क्या होता है कि कंपनी स्टॉक मार्केट से वो डीलिस्ट होती है परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए। तो अभी जो डीलिस्टिंग है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। वो चाहे तो क्या कहते हैं वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार कहते हैं कंपनी को ज़बरदस्ती मतलब डीलिस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं डीलिस्टिंग की। तो कंपलसरी डीलिस्टिंग कब होती है? मान लीजिए कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रही है सेबी के, ठीक है, या फिर जो भी कंप्लायंसेस हैं उनको वो फॉलो नहीं कर रही है, तो उस केस में कंपलसरी डीलिस्टिंग हो सकती है। वॉलंटरी डीलिस्टिंग क्या होता है कि कंपनी खुद से ही चूज करती है कि हाँ कि वो डीलिस्ट होना चाहती है और वो प्राइवेट कंपनी मतलब वो प्राइवेट होना चाहती है। तो डीलिस्टिंग के अलग अलग रीजंस हैं। अगर डीलिस्टिंग वॉलंटरी है मतलब वो खुद से हो, अगर वो खुद से कंपनी डीलिस्ट हो रही है तो वहाँ पर एक डेफिनेशन है जो कि फॉलो करनी पड़ती है और एज पर द सेबी, मतलब कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, तभी वो डीलिस्ट हो पाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कुछ शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के, ठीक है ना, क्या डीलिस्टिंग होने के बाद क्या वो मतलब वो उस कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे फिर नहीं? तो आंसर है नहीं, वो उस कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लीजिए कंपनी डीलिस्ट हो रही है तो उनको निकाल दिया जाएगा या फिर उनको उनके शेयर के पैसे दे दिए जाएंगे और उनसे शेयर ले लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उस कंपनी के शेयर वो बने रहेंगे, सॉरी उस कंपनी के शेयर होल्डर वो बने ही रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शेयर स्वैप। स्वैप सिंपली मीन्स एक्सचेंज ऑफ समथिंग अकॉर्डिंगली। शेयर स्वैप means exchanging one set of shares with another set of shares. Term share swap is often used during a merger or acquisition of a company when acquiring company uses its own stock as cash to purchase the business. Each shareholder of the acquired company receives a predetermined amount of shares from the. Each party must accurately value its company so that a fair swap ratio कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर शेयर स्वैप का मतलब क्या है? शेयर स्वैप का मतलब क्या है कि यहाँ पर शेयर्स को एक्सचेंज करना। कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने शेयर को एक्सचेंज करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं शेयर स्वैप। तो आमतौर पे ये जो वर्ड है आपको ये देखने को मिलेगा मर्जर एंड एक्विजिशन के टाइम पर। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर शेयर्स के जो सेट्स होते हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं, और कई बार कंपनीज जो होती हैं वो कैश में पेमेंट नहीं करती हैं, वो शेयर्स में पेमेंट करती हैं। तो अब आपको शायद समझ में आ गया कि शेयर स्वैप का एक्चुअली मतलब क्या है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।